हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था इनोलेट से कार्बनिक संश्लेषण, मतलब ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट आयंस। तो इसमें पिछली बार जिसकी बात चल रही थी वो थी कि अल्फा एल्काइलेशन ऑफ डाई एथिल मैलोनेट। उसमें हमने दो स्टेप तो पढ़ी थी। पहली थी इनोलेट आयन का बनना, उसके मैकेनिज्म में आयन बनने में। सेकंड स्टेप थी उसकी इनोलेट का एल्काइलेशन, जिसको अपन ने SN2 सब्स्टिट्यूशन बोला। उसके बाद अब इसमें थर्ड स्टेप है जिसकी हम मैकेनिज्म समझने का या उसका यूज़ की बात करेंगे कि कहाँ उसका एप्लीकेशन से कैसे हम इसको समझने का, वो है जल अपघटन और रिकार्बोक्सिलेशन। 3 स्टेप में हमने बात कही थी कि 3 स्टेप में रिएक्शंस होती है। हम उसको बात करते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स आगे देखते हैं। हम इसके बारे में देखते हैं व्हाट इज़ हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अम्लीय माध्यम में क्या होता है, मेलोनिक एस्टर या सब्स्टिट्यूएंट मेलोनिक एस्टर के जल अपघटन से संगत मेलोनिक एसिड प्राप्त होता है, जो थर्मली अनस्टेबल होने के कारण, ताप अस्थायी होने के कारण गर्म होने पर CO2 बाहर निकालता है। फिर बीटा डाई एसिड प्राप्त करने के लिए क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराकर अम्लीकरण किया जाता है। क्या करते हैं हम, बीटा डाई एसिड प्राप्त करने के लिए क्षारीय माध्यम बेसिक मीडियम में जल अपघटन करा के उसका हम अम्लीकरण कर देते हैं। ये हमने एक इक्वेशन भी लिखी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जैसे R2C C डबल ओन ओ C2H5 ट्वाइस, ये क्या है, मेलोनिक एस्टर या सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर की जिसकी बात कर रहे हैं। हमने H2O बताया, OH माइनस क्षारीय माध्यम में जल अपघटन हो रहा है और गर्म कर रहे हैं, डेल्टा बताया। तो क्या बना इसमें R2CO माइनस तो इनोलेट आयन। इसको अम्लीय माध्यम में चयन किया तो क्या बना ये R2C डबल C डबल O, क्या बना, डाई एसिड्स, बीटा डाई एसिड्स। ऊपर बताए गए विभिन्न प्रतिस्थापी एसिटिक अम्ल बनाने की बहुत उपयोगी और सामान्य विधियाँ हैं। हमने सिंपल मेलोनिक एस्टर ले रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेलोनिक एस्टर CH2CO C2H5 ट्वाइस, ये क्षार है सोडियम इथॉक्साइड, और ये एल्किल हैलाइड RX। क्या बना RCH C C2H5 ट्वाइस। इसको हमने H2 अम्लीय माध्यम में गर्म का जल अपघटन कर रहे थे, क्या बना RCHCOH ट्वाइस। उसको हमने गर्म किया तो क्या बना सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड, एल्किल सब्स्टिट्यूट। या इसी को हम फर्दर कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, सोडियम इथॉक्साइड और RX, यानी कि किसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए हम 2 रिएक्शन कर सकते हैं, डबल टाइम कर सकते हैं। तो डाई एल्किल सब्स्टिट्यूएंट बन गया एस्टर R C डबल O C2H5 टाइप्स। वही हमने इसको अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर गर्म किया तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। उसको गर्म करने पर मोनो, या हम कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या सब्स्टिट्यूएट एसिटिक एसिड बन गया। इस विधि के द्वारा कई प्रतिस्थापित एसिटिक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड आसानी से संश्लेषित किए जा सकते हैं। पहले अम्ल का संरचना सूत्र लिख के एसिटिक अम्ल नाभिक का पता लगाया जाता है। इसमें एल्कलीकरण अभिक्रिया से जोड़े जाने वाले एल्किल समूह का ज्ञान हो जाता है, जो हम एग्जाम्पल के साथ में निम्न संश्लेषण द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। एन वेलरिक एसिड CH3 CH2 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 COH, यानी कि इसमें 5 कार्बन है इसमें, यानी कि एसिटिक एसिड में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोपिल समूह जोड़ रहे हैं। मेलोनिक एस्टर है, बेसिक मीडियम में क्या बना है, इनोलेट आयन। इसके साथ हमने इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई, हमने भी इसकी प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ। क्या बना CH3 CH2 CH2 CHCO C2H5। उसको हमने जब जल अपघटन किया अम्लीय माध्यम में और फिर गर्म किया तो पहले क्या बना CH3 CH2 CH2 CHCOH ट्वाइस, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना, बीटा डाई एसिड बना। फिर इसको हमने गर्म किया, CO2 निकल के क्या बना, एन वेलरिक एसिड। तो ये हमारे जो हम जिसकी बात कर रहे थे वो इस एक रिएक्शन से प्रूव हो रही है, यानी कि आइसो मतलब प्रोपिल ब्रोमाइड से हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन रहा है, एन वेलरिक एसिड। इसको और आगे बात कर रहे हैं, डाई मेथिल एसिटिक एसिड बनाना, CH3 ट्वाइस CHCOH, इसमें 2 मेथिल समूह जोड़ना है। कैसे होगा, वही इनोलेट आयन बना मेलोनिक एस्टर CHCO C2H5 माइनस चार्ज इनोलेट आयन है ये, CH3 से हमने विक्रिया करी तो क्या बना CH3 CHCO C2H5। फिर क्षारीय माध्यम में
क्योंकि इस पर CH2 दो है, दो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप के पास क्या है, दो प्रोटॉन जिसको हम निकाल सकते हैं क्षारीय माध्यम। फिर क्या बना, CH3C- CO2H5, वही CH3 दो एल्किल समूह जल गए। यहाँ पे CH3 से अभिक्रिया कराई तो CH3 ट्वाइस C2H5 ट्वाइस, फिर इसको अम्लीय माध्यम में हमने जल अपघटन कर लिया, डाइएसिड बन गया CH3 ट्वाइस COOH ट्वाइस। इसको गर्म करके हमने CO2 बाहर निकाल दिया तो क्या बना, डाई मेथिल एसिटिक एसिड। इसी विधि से हम साइक्लो एल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी संश्लेषण भी किया जा सकता है। हम क्या बना रहे हैं, साइक्लो एल्केन। इसका एग्जाम्पल है वही मेलोनिक एस्टर, 2 इक्विवेलेंट मोल लिए हमने, ये 1 मोल ये 2, किसके, बेस के, सोडियम इथोक्साइड के। किसके साथ हम भी क्या करा रहे हैं, ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ, ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ क्या बना, साइक्लिक कंपाउंड बना। ठीक है, CH2 है, ये दोनों भी यहाँ निकले तो यहाँ क्या हो गया, वलय जुड़ गई। वही हमने क्या किया, अम्ल माध्यम में जल अपघटन करके और उसको गर्म किया तो क्या बना, साइक्लोपेंटा कार्बोक्सिलिक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, साइक्लोपेंटेनोइक अम्ल, यानी कि हमने इसके साथ चक्रीय यौगिक भी बना लिया। इस अभिक्रिया के पहले पद में मेलोनेट एनायन आक्रमण करके 2 में से 1 हेलोजन को हटा देता है। इसके बाद चूंकि एक अल्फा हाइड्रोजन और रह जाता है, इसलिए एल्किल मेलोनिक एस्टर पुनः एक एनायन बनाता है जो आंतरिक अंत अणु इंट्रामोलिकुलर प्रतिस्थापन चक्र यौगिक देता है। ये हमने इसके मैकेनिज्म भी लिए। ये मेलोनेट एनायन है, ये हमारा ब्यूटिल ब्रोमाइड है। पहले इसने एक Br को बाहर निकाला, सब्स्टिट्यूट किया, फिर दूसरा इसके बाद एक और है प्रोटॉन मेलोनेट आयन का जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, फिर वो भी बाहर निकल गया और इसने साइक्लिक एस्टर बना लिया। फिर इस अभिक्रिया का दूसरा पद सामान्य जल अपघटन और प्राप्त डाइएसिड का विकार्बोक्सिलीकरण है। ये हमने इसको इस तरह से लिख रखा है। इसी प्रकार साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण भी किया जा सकता है। हेक्सा, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन, फर्क क्या है, मेलोनिक एस्टर को हम 2 मोल सोडियम इथोक्साइड और प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करें, प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ वही डाइएस्टर बना, वही जल अपघटन किया, एस्टर की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बना, साइक्लोब्यूटेनोइक अम्ल। इसी तरह से हम इसकी अभिक्रिया अगर मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया वही 2 मोल सोडियम इथोक्साइड और नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड से अगर हम अभिक्रिया करावें तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड एस्टर बना साइक्लोहेक्सेन का, बाय एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एस्टर बना जिसका हमने जल अपघटन किया, अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या बना, 4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनोइक अम्ल। तो यानी कि हम इस रिएक्शन से हम साइक्लिक और सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। इसका यानी तो हमने क्या क्या इनोलेट से ये कार्बनिक सिंथेसिस का एक एग्जाम्पल है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि हम इससे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं। कैसे हम उसके आगे बारे में बात करते हैं। एल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण करने के लिए एल्किल मेलोनिक अम्ल का पहले ब्रोमीकरण फिर कार्बोक्सिलिक करा जाता है। उदाहरण के लिए अब हमारी इक्वेशन में क्या है कि मेलोनिक एस्टर है, एथिल एसीटेट के साथ अभिक्रिया हो रही है, सोडियम इथोक्साइड के C2H5Br के साथ, सिंपल आपके सब्स्टिट्यूट एस्टर बने, एक में प्रोटॉन को रिमूव करने C2H5 जुड़ गया, फिर हमने वही H2, अब हम यहाँ पे क्या क्षारीय माध्यम ले रहे हैं और जल अपघटन करते, क्या बना C2H5CH COH ट्वाइस। अब हमने इसका फर्दर ब्रोमिनेशन किया तो एक प्रोटॉन जो था
उस CH समूह का और निकाल दिया, फिर हमने CO2 बाहर निकाल दिया, तो क्या बना? अल्फा ब्रोमोब्यूटेनोइक अम्ल। इसी तरह से डाई एथिल मेलोनेट से आरंभ करके कई प्रकार के द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाए जैसे हम मतलब अब हम बना रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे सबसे पहले देखें 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक मेलोनिक एस्टर है, CH2CO C2H5 ट्वाइस। इससे हमने क्या बनाया? एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराई, तो R 2 सब्स्टिट्यूट लग गए इसमें, ये दोनों H2 हट गए, COH C2H5। अब हमने क्या किया यहाँ पे? जल अपघटन कर दिया क्षारीय माध्यम में और फिर उसको अम्लीकृत कर दिया, तो हमें क्या बना? 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, डाई एथिल मेलोनेट के लवण की क्रिया एथिल ब्रोमो एसीटेट के साथ कराने पर ट्राइएस्टर का जल अपघटन और विकार्बोक्सिलीकरण करने से 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक। इस अभिक्रिया को समझते हैं। डाई एथिल मेलोनेट के लवण की क्रिया एथिल ब्रोमो एसीटेट के साथ कराने पर प्राप्त ट्राइएस्टर मिलेगा आपको यहाँ पे का जल अपघटन और विकार्बोक्सिलिक कराने पर 1,4 डाइऑक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हमने लिखी हुई है। ये मेलोनिक एस्टर है, CH2CO C2H5, सोडियम इथॉक्साइड है, एथिल ब्रोमो एसीटेट है। क्या मिला आपको? ट्राइएस्टर मिल गया, ठीक है ना। 2 H2 से कम एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, इसके साथ कौन जुड़ गया? एक प्रोटॉन हमने बाहर निकाला, Br के साथ निकल गया, तो क्या जुड़ गया? CH2CO C2H, क्या बन गया? ट्राइएस्टर। उसको हमने क्या किया? अम्ल के माध्यम में जल अपघटन करके गर्म करने पर क्या बना? सक्सिनिक अम्ल। इसी तरह से अल्फा मेथिल सक्सिनिक अम्ल का संश्लेषण निम्न पद्धति द्वारा भी किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं किसकी? अल्फा मेथिल सक्सिनिक अम्ल, वही मेलोनिक एस्टर। अब हमने यहाँ पे क्या लिया? एक स्टेप और जोड़ दी, सोडियम इथॉक्साइड मेथिल आयोडाइड के साथ एक प्रोटॉन निकल के बाद जो क्या जुड़ गया? CH3 समूह। उसके बाद जो रिएक्शन हमने 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक के लिए की, वो की वो एज हम कर रहे हैं। वही सोडियम इथॉक्साइड ब्रोमो एथिल ब्रोमो एसीटेट के साथ हम अभिक्रिया कराई, वही ट्राइएस्टर बना, बस उसके साथ CH3 समूह जुड़ा, वही हमने जल अपघटन किया अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बना? ट्राइएसिटिक एसिड बना, इसको हमने डिकार्बोक्सिलेट किया, गर्म किया, तो क्या बना? अल्फा मेथिल सक्सिनिक अम्ल। इसी तरह से हम 1,4Y5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंथेसिस भी कर सकते हैं। कार्बोनिल समूह के साथ संयुग्मन में उपस्थित द्विबंध पर नाभिक स्नेही का आक्रमण 1,4 योगात्मक आसानी से होता है। क्या है, कैसे बनाएंगे? कार्बोनिल समूह के साथ संयुग्मन में उपस्थित द्विबंध पर नाभिक स्नेही का आक्रमण 1,4 योगात्मक क्रिया आसानी से होता है। इसलिए डाई एथिल मेलोनेट का इनोलेट एथिल एक्रिलेट में बीटा स्थिति पर जुड़ता है और प्राप्त ट्राइएस्टर योगात्मक जल अपघटन और विकार्बोक्सिलीकरण करने पर 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। वही मेलोनिक एस्टर किसके साथ हम करा रहे हैं इसको? कार्बोनिल समूह के साथ संयुग्मन में है डबल बॉन्ड, ठीक। तो सारे कुछ रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है। वही हमने एरो से बता रखा है कि ये जो कार्बेनाइन है मेलोनिक एस्टर का, सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर का, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कहाँ पे? वो उसका इलेक्ट्रॉन युग्म शिफ्ट हो रहा है जो आपके द्विबंध है, किसका? कार्बन और कार्बन के बीच। और कार्बन का जो द्विबंध वाला इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ कार्बन के ऊपर, और वो किस पे हुआ? ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये क्या बना? एक इनोलेट आयन बना। और वो इनोलेट आयन अम्लीय माध्यम में है तो उसका प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। फिर हमने इसका क्या किया? जल अपघटन कर दिया अम्ल की उपस्थिति में। क्या बना? ट्राई एसिड बना, CH2C डबल बॉन्ड ट्वाइस, और उससे पहले भी COH जुड़ा, उसको हमने गर्म किया तो CO2 बाहर निकल गया, तो क्या बन गया? CH2COH CH2CHR COH,
1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। इस प्रकार माइकल योग का उपयोग करते हम कई 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को आसानी से संश्लेषण किया जा सकता है। जैसे इन्होंने आगे अपन ने एक एग्जांपल, यहाँ पे हमारा प्रोटॉन H था, हमने CH2CH डबल बॉन्ड जो था उसमें इस कार्बन कार्बन जो द्विबंध है असंतृप्त है उसका एक प्रोटॉन को हमने एक एल्किल समूह से यानी कि एक H को हटा के हमने क्या लगा दिया, एक एल्किल समूह लिया, तो सब्स्टिट्यूट बन गया। तो क्या क्या संश्लेषण हो गया यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनकर बाई सब्स्टिट्यूट 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरह से हम एडिपिक अम्ल का सिंथेसिस भी के लिए एथिलीन ब्रोमाइड से 2 मेलोनिक एस्टर की इकाई जोड़ी जाती है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिपिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एथिलीन ब्रोमाइड से मेलोनिक एस्टर की 2 इकाई जुड़ जाती है। वही मेलोनिक एस्टर का एनायन है, इनोलेट आयन, जिसको अपन कहते हैं एथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यह हमने 2 एनायन है, क्या है, दो मोल हो गए वही। तो बीच में क्या दोनों BRS के निकल गए, तो CH2 फिर दोनों तरफ क्या जुड़ गए, CH CO C2H5 और CH CO C2H5। फिर हमने इसका अम्ल के माध्यम में क्या कर दिया, जल अपघटन कर दिया, क्या बना, टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड। उसको गर्म किया तो क्या बन गया, एडिपिक अम्ल, यानी कि 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक। तो इस तरह से हम इसके द्वारा इस इनोलेट आयन से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी सिंथेसिस कर सकते हैं। इसी क्रम में हम बात करें डायोल का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ डायोल्स। हम जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के द्वारा एस्टर के अपचयन से प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। ये एक रिएक्शन है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से हम एस्टर का अपचयन करेंगे तो क्या बनेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। अतः प्रतिस्थापी मेलोनिक एस्टर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ अपचयन के साथ 2,2 डाई एल्किल या 1,3 प्रोपेन डायोल का संश्लेषण होता है। सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, CH2CO C2H5 लेते हैं तो सिंपल CH2OH बन जाता है। अब हमने क्या लिया है, अम्ल की उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, डायोल बन रहा है। तो सब्स्टिट्यूट है RRC CH2OH ट्वाइस, मतलब कि हम इससे डायोल भी सिंथेसाइज करें। इपोक्साइड की अभिक्रिया मेलोनिक एस्टर के इनोलेट्स के साथ कराने पर भी, इपोक्साइड की अभिक्रिया मेलोनिक एस्टर के इनोलेट के साथ कराने पर 1,4 डायोल का संश्लेषण आसानी से हो जाता है। ये हमारा सब्स्टिट्यूट मेलोनिक एस्टर है जिसका हमने इनोलेट आयन बनाया, और ये क्या है, इपोक्साइड, चक्रीय कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूट साइक्लो प्रोपेन का ईथर है। वही ये कार्बन के परिणाम से इसने इस पर कहा वलय वैसे भी ऑलरेडी अनस्टेबल होती है, इसने इस कार्बन पर टेक किया, और इस जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसका जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे ऊपर शिफ्ट हो गया। तो क्या बना, RC CO C2H5 CH2CH R ऑक्सीजन में। और अम्ल में क्या है, अम्ल की उपस्थिति में इसका प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। तो क्या बने, एल्कोहल। फिर इसको हमने फर्दर रिएक्शन कराई सिमिलर कंडीशन में, तो लास्ट में क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, डायोल। वही H2O अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन लिथियम एलिमेंट क्या बना, डायोल बना सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह से एथिल एसीटो एसीटेट का एल्कलीकरण, अभी हम बात कर रहे थे मेलोनिक एस्टर की, अब हम बात कर रहे हैं एथिल एसीटो एसीटेट का एल्कलीकरण। एक इक्वेशन देखते हैं, बाकी आगे बात करें। एल्काइलेशन ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट से प्राप्त इनोलेट भी प्राइमरी हैलाइड के साथ SN2 अभिक्रिया देता है। एसीटो एसिटिक एस्टर के एल्कलीकरण के सामान्यतः अंतिम उत्पाद के रूप में एल्किल मैथिल कीटोन बनते हैं, जिसमें अल्फा कार्बन से 1 या 2 एल्किल श्रृंखला जुड़ जाती है। ये हमारा क्या है, एथिल एसीटोट, एथिल एसीटो एसीटेट है। इसको हम सोडियम इथोक्साइड RX एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। एक जो एक्टिव मेथिलीन का समूह है उसमें से एक प्रोटॉन निकल के उसकी जगह क्या जुड़ गया, R। इसको हमने गर्म किया, जल अपघटन किया अम्ल की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा, कीटोन है, सब्स्टिट्यूटेड कीटोन, सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन है। वहाँ पे हमें क्या मिल रहे थे, सब्स्टिट्यूटेड
जो मिल रहे थे वो एसिटिक एसिड के प्रोडक्ट मिल रहे थे। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सब्सट्रेट कीटोन्स मिल रहे हैं, और विशेष तौर से एसीटोन के। अब इसके बारे में और एग्जाम्पल होंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।